नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू योर करेंट अफेयर सेशन। डेट है आज की 18 अप्रैल 2020। आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @करेंट अफेयर सेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम 17 अप्रैल को हमने जो डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स में उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि चीन ने भारत को करीब 6.5 लाख एक किट भेजी है, जांच किट, जिसमें कोरोना वायरस है, जो संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित लोगों को हम उस चीज़ में जांच सकते हैं। इसमें हमें 2 चीज़ भेजा गया है। पहला है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा है RNA एक्सटेंशन किट। और इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का यूज़ उस जगह किया जाएगा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का यूज़ उस जगह किया जाएगा जो एरिया रेड जोन में रखा गया है या जिस एरिया को हॉटस्पॉट के रूप में जाना जा रहा है, यानी कि जहां अधिक बहुत ज़्यादा ये केस मिल रहे हैं, उस एरिया में ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 1948 में ही हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और इस वर्ष यानी कि 15 अप्रैल 2020 इस वर्ष यह इसका 73वां हिमाचल दिवस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा को यूएई का जो क्रिकेट एकेडमी है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात जो कंट्री है, उस देश की एक क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम के नाम से, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है रोहित शर्मा को। इस क्रिक किंगडम एकेडमी जो है उसमें ऑनलाइन कोचिंग भी दिया जाएगा या ऑनलाइन क्रिकेट का अभ्यास या प्रैक्टिस या कोचिंग भी दिया जाएगा। ठीक है। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था कि पोकर्स स्टार, ये एक ऑनलाइन पोकर गेम है, यानी कि ऑनलाइन एक सट्टा गेम है जिसमें हम रियल मनी जीत सकते हैं। उसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बना दिया गया। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे इसमें। चलते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 17 अप्रैल को। पर जान लेते हैं हीमोफीलिया होता क्या है और उसके पूरा डिटेल जान लेते हैं। हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि जो खून है, जो इंसानों में जो खून पाया जाता है, उन खून में कैसे कैसे बीमारी हो सकती है, खून में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसकी जागरूकता के लिए ये हर साल हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1989 में ये दिवस मनाया गया था। इस वर्ष यानी कि 2020 का जो 17 अप्रैल है, इस वर्ष 31वां संस्करण था इसका और इस वर्ष इसकी थीम है गेट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसका आगे चलते हैं। और ये किनके नाम पे मनाया जाता है, तो ये है फ्रैंक शानाबेल। इनके जन्म दिवस के रूप में हर साल हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस हीमोफीलिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ब्रिटिश रॉयल डिजीजेस के नाम से भी जाना जाता है
और इस बीमारी से, ये जो हीमोफीलिया जो बीमारी से, अगर ये किसी इंसान को ये बीमारी हो जाता है तो इसमें जो खून का थक्का है, ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी जो खून बनाता है, खून का थक्का बनाता है, वो बनना बंद हो जाता है। वो बनना बंद है तो वो रुक जाता है। तो इस बीमारी से याद रखिएगा कि ब्लड का थक्का या खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बनना बंद हो जाता है। और ये बीमारी खासकर मेल को होता है, यानी कि पुरुषों को ये बीमारी, हीमोफीलिया बीमारी जो है वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 18 अप्रैल। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे उसको मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उसको मैं टोटली कवर करूंगा। वो आपको 1 मई या 2 मई के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 101%, उसको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो हर साल 18 अप्रैल को यह मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी मतलब यूनाइटेड नेशन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी मतलब शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से और जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है उस एरिया को बढ़ाना और वर्ल्ड में शांति यानी पीस स्थापित करना मुख्य उद्देश्य किसका? यूनेस्को का। ठीक। सेकंड चीज, वर्ल्ड हेरिटेज डे क्यों मनाते हैं? इसका उद्देश्य है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो पहले जमाने के जो इमारतें हैं, जैसे कि सांस्कृतिक के प्रतीक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत, उसको हमको संरक्षित करके यानी कि संभाल के रखना है आगे के जनरेशन के लिए। जो ये एक बार अगर ये नष्ट हो गया तो कभी इसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ऐसे संभाल के रखना जो हमारे आगे के जनरेशन, हमारे आगे की पीढ़ी भी इसे देख सके कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इसे बनाया था। उसके लिए हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी, यानी कि 2020 की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थीम और कौन से डेट और किसके द्वारा मनाया जाता है ये याद रखिएगा। तो मनाया किसके द्वारा जाता है? यूनेस्को द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। इस यूनेस्को के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले इसका फुल फॉर्म बता लेता हूँ एक बार फिर से आपको। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य है इसका शिक्षा और वैज्ञानिक एजुकेशनल और साइंटिफिक डिपार्टमेंट है उसको बढ़ावा देना और वर्ल्ड में शांति स्थापित करना यानी कि पीस स्थापित करना। इसका स्थापना, यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। और भारत भी इसी वर्ष 1946 को ही भारत भी यूनेस्को का सदस्य बन गया था। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है जहाँ कहाँ पर स्थित है, तो वो है फ्रांस के पेरिस में। और उसके प्रमुख है यानी कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के आंद्रे अजोले।
प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक, तो उसके प्रमुख हैं आंद्रे अंजोले। आगे चलते हैं। थर्ड टॉपिक है मौद्रिक नीति, यानी कि इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी में दरों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो सप्लाई ऑफ मनी है, मनी का जो सप्लाई है उसको एक बैलेंस बना के रखना, ना ही मार्केट में मनी ज़्यादा हो जाए ना मार्केट में मनी एकदम कम हो जाए, उसको एक मेंटेन करके बैलेंस बना के रखना आरबीआई का यही कारण है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आते हैं इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के दरों को थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव किए उसमें, और चेंजेस थोड़ा जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, चेंजेस क्यों किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो अर्थव्यवस्था है भारत की और वर्ल्ड की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, और भारत की भी अर्थव्यवस्था भी हालांकि थोड़े डगमगा चुकी, बिगड़ चुकी है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन की वजह से ना कोई लेन देन हो पा रहा है, ना आयात निर्यात पर हो पा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ओवरऑल अर्थव्यवस्था बंद पड़ा है। तो उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था बिगड़े ना उसको बनाए रखने के लिए ये मौद्रिक दर में कुछ बदलाव किए गए। इसमें कुछ बदलाव थोड़ा देख लेते हैं कि आरबीआई ने इसमें कुछ बदलाव किए, जिसमें लघु और मध्यम उद्योग यानी कि स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की। इसमें जो 50,000 करोड़ रुपए हैं उन ऐसे लघु और माध्यमिक उद्योग यानी कि स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज है उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने जो भी प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन के कारण जो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा उनके कारण जो उन्हें नुकसान मिला है उसको उसमें प्रॉब्लम ना हो, यानी कि अपना बैलेंस बनाए रहे, इसलिए इनके लिए ये पैकेज लॉन्च किया गया। ठीक है। और जैसे कि जो बैंक है नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सीडीबी जैसे बैंक है उनके भी बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी ये 50,000 करोड़ रुपए का सहायता की घोषणा की। आगे थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ये तो था फुली मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति को ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी में ये अंडर आ जाता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये छहों को मिला के मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति बोलते हैं। इसके हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। रेपो रेट तो अभी जो आरबीआई ने जो चेंजेस किए हैं इसमें सिर्फ रिजर्व रेपो रेट में ही चेंज किए, बाकी ये सब सेम है। रिजर्व रेपो रेट पहले था शायद 4.17 ऐसा कुछ था, उसमें 3.75 कर दिया गया। इसमें थोड़ा हम रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ के बारे में थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है। जब भी कोई कमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक या उसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य बैंक, अगर उस बैंक को अगर पैसे का जरूरत होगा तो वो पैसा वो आरबीआई से लेगा। आरबीआई जब इसे पैसा देगा तो इस पैसे को जिस रेट से बैंक आरबीआई को वापस करेगा, जिस रेट से, जिस दर से, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक। सेकंड, बैंक रेट में भी सेम होता है। आरबीआई के जरिए पैसा लेता है कोई कमर्शियल बैंक, और जिस दर से वो पैसा वापस करता है आरबीआई को, उसको बोलते हैं बैंक रेट। फर्क इसमें यह है कि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म या कुछ समय के लिए दिया जाता है,
और बैंक रेट ज़्यादा समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। यानी कि रेपो रेट में 90 दिन या 90 दिन से कम के लिए दिया जाता है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं, और 90 दिन से ज़्यादा के लिए दिया जाता है तो उसे बैंक रेट बोलते हैं। समझ आ गया होगा आपको। तो रेपो रेट इज अभी है 4.40, बैंक रेट है 4.65। ठीक, अब तो रिजर्व रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व रेपो रेट में जैसे कि बैंक के पास कुछ पैसा है, जैसे कि 100 रुपये बैंक के पास है, 50 रुपये ओवरऑल लोन में दे दिया। अब 50 रुपये बैंक कमर्शियल बैंक के पास है, उस 50 रुपये का उसके पास कोई यूज नहीं है, तो उस पैसे को ये आरबीआई के अकाउंट में जमा करा देगा। और जिस दर से जो कमर्शियल बैंक को जो ब्याज प्राप्त होगा उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको। आगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सीआरआर वो ऐसा चीज है, मतलब कुछ एक निश्चित अमाउंट, जैसे बैंक के पास करीब 100 रुपये है, उसमें से एक निश्चित अमाउंट यानी कि 3 रुपये आरबीआई में आपको जमा करना ही पड़ेगा। ये एक रूल है आरबीआई का। तो वो करीब 97 रुपये का ही लोन या कुछ दे सकता है। ठीक है, और इसके जरिए इसे वापस रिटर्न भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। जो पैसा 3 रुपये जमा हुआ तो 3 रुपये के इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक को, कमर्शियल बैंक को, उसको सीआरआर बोलते हैं। और एसएलआर में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को एक निश्चित दर से, मतलब निश्चित अमाउंट का, यानी कि 100 रुपये में से 3 रुपये तो अपना सीआर हो गया, उसमें से 2 रुपये का एक गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां भी खरीदना जरूरी रहता है। तो इसी को हम एसएलआर बोलते हैं। और एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका क्या है कि कोई कमर्शियल बैंक को एक दिन या एक रात के लिए जब बहुत सारे अमाउंट या बहुत बड़ा अमाउंट का ज़रूरत होता है तो वो आरबीआई से प्राप्त करता है, तो उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो यह लॉन्च नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इस ऐप का लॉन्च करने का कि जो भी ऐसे अनाज है जो ज़्यादा दिन चल नहीं पाते, मतलब टिक नहीं पाते, खराब हो जाते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया और बहुत सी चीज़ें जो 2-3 दिन के ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती भी, किसी भी चीज़ मतलब ख़राब होना, सड़ना चालू हो जाता है। तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया जिसके तहत किसान अपने सब्जी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह जहाँ ज़रूरत है इस ऐप के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। मतलब ऐप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट बुक करा जाएगा, गाड़ी बुक करा जाएगा, उसके बाद जो भी उनका सामान है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत है उसे पहुँचाया जाएगा। और यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो है नेशनल इन्फोमेटिक सेंटर। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फोमेटिक सेंटर है, नेशनल इन्फोमेटिक सेंटर, हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं, यहाँ की मुख्य हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं नीता वर्मा। याद रखिएगा, एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर जनरल या मुख्य या अध्यक्ष हैं नीता वर्मा। तो आगे चलते हैं।
हाल ही में एशेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। आगे थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो डोर टू डोर दिल्ली सरकार ने मतलब लॉन्च किया है एशेस कोरोना मोबाइल ऐप। इसके ज़रिए डोर टू डोर यानी कि सभी के घर में जाके कोरोना वायरस का चेकअप किया जाएगा, इसलिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। डोर टू डोर सर्व नाम दिया गया और साथ ही इसे एशेस कोरोना ऐप नाम दिया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसे विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसका डिटेल पर जान लेते हैं थोड़ा। जो 5 बार के विश्व विजेता यानी कि विश्व शतरंज विजेता विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का जो पर्यावरण और शिक्षा डिपार्टमेंट है यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वर्ल्ड वाइड फंड का इंडिया में ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्यों? रीजन, वर्ल्ड वाइड फंड अपना 50वां दिवस मना रहा है इंडिया में स्थापना का, इसके लिए उन्हें आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थोड़ा वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी जानवर हैं, जो जंगली जानवर, उनको संरक्षण के लिए, जानवरों को संरक्षण के लिए यानी कि उन्हें बचा के रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि इसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ था। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो हाल ही में किस शहर में जीरो कॉव नामक कीटनाशक कक्ष स्थापना किया गया? तो यह है इसका मुख्य उद्देश्य, आंसर कर्नाटक। आगे चलते हैं। तो NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक ने यह जीरो कॉव एक कीटनाशक कक्ष विकसित किया है, यानी कि जिसमें कोरोना वायरस से जो दवाई हैं उनको वहाँ उसमें रखा जाएगा। तो इसका कैसे बनाया गया है? तो एक पुराना खराब फ्रिज को मॉडिफाई करके उसे कीटनाशक कक्ष बनाया गया। कीटनाशक कक्ष ये होता है जिसमें दवाई रखा जाता है, जो बहुत ऐसे दवाई होते हैं जो बहुत हार्ड होता है, जो बहुत सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं कीटनाशक कक्ष। तो और इसका नाम दिया गया है जीरो कॉव। इसमें मतलब कोविड-19 या कोरोना वायरस से जो भी दवाई है उनको इसमें रखा जाएगा। ठीक है। तो आगे थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक एक दक्षिण पश्चिम स्टेट है, यानी कि साउथ वेस्टर्न स्टेट है भारत का। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई। मुख्यमंत्री है यहाँ के BS येदुरप्पा। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन भारत में कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन निकल सकते हैं कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में कौन कौन सी जगह किस चीज़ का होता है, तो इसमें कर्नाटक का याद रखिएगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे भारत में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। ठीक है। तो ये किन स्टेट को छूता है? तो इधर से गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, ये हुआ अपना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इस तरफ है अरब सागर, ये अंडमान निकोबार। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी फुल वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए
गुड बाय एंड थैंक यू।